कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, एरियर का भुगतान, पेंशनर्स को 4% महंगाई भत्ते का लाभ, खाते में बढ़कर आएगी ईपीएस पेंशन राशि। ईपीएस पेंशन को लेकर कोर्ट का बड़ा तोहफा, 10 साल बाद पेंशनर्स को मिला असली हक। देखिए वीडियो में पूरी रिपोर्ट। ईपीएफओ के लाखों सब्सक्राइबर के लिए बड़ी खुशखबरी। ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए किया बड़ा ऐलान। अब इतनी मिलेगी बढ़कर के आपको ईपीएस पेंशन। तो आपकी ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है ईपीएफओ से। तो ईपीएफओ ने क्या नया ऐलान किया है, अगर आप ये कि ईपीएफओ के सब्सक्राइबर है या फिर नौकरी पैसा है, तो ये खबर है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप कभी ईपीएफ करता है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ईपीएफओ ने आपकी ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर एक बहुत ही बड़ा नया ऐलान जारी किया है, जिससे कि लाखों सब्सक्राइबर है ईपीएस के और ईपीएस पेंशनर्स है, उनको इसका बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। तो आपको पेंशन फाइनली अब 1000 रुपए की मिलती है, उसमें कितनी बढ़ोतरी होगी और उसके बाद आपको 1000 रुपए से पेंशन कितनी बढ़ करके मिलेगी, साथ ही आपकी अन्य सुविधाएं जिसको लेकर भी बड़ी खबर आ रही कि वो भी आपको साथ में दी जाएगी। तो 4 सूत्रीय मांगों में से कौन कौन सी मांगे जो प्रमुख मांगे स्वीकार हुई है उनके बारे में जानेंगे, और साथ ही ईपीएफओ का आखिरी पेंशन को लेकर क्या निर्णय होने वाला है, साथ ही आपकी ओपीएस से जुड़ी भी दिन भर की छोटी बड़ी सभी खबरें जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। अगर आप एक नौकरी पैसा है तो ये जानकारी आपके काम की है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई ईपीएस पेंशन से जुड़ी ताजा अपडेट सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे। ईपीएफओ ने सरकारी कर्मचारियों के लिए किया बड़ा ऐलान, जिसमें कर्मचारियों की पेंशन को लेकर काफी तेजी से चर्चा हो रही है कि अब कर्मचारियों की पेंशन पहले इतनी ज्यादा बढ़ करके यानी कि आएगी। आप जानते होंगे कि जो पहले आपको 1000 रुपए की पेंशन मिलती है, अधिकतम जो 7500 रुपए और मिनिमम 1000 रुपए, जिसमें कि आप सभी मांग करें कि कर्मचारियों की मांग थी कि सरकारी ईपीएस पेंशन 1000 रुपए की राशि बढ़ा करके मिनिमम पेंशन को 7500 रुपए लागू करे। तो ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए क्या बड़ा ऐलान किया, जिसके अनुसार आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी। तो आपको बता दें कि आपकी पेंशन को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। तो हायर पेंशन को लेकर अगर देखा जाए तो आपको बता दें कि इस समय हायर पेंशन को लेकर काफी तेजी से चर्चा हो रही है कि आवेदन करने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है। ऐसे में लोग हायर पेंशन स्कीम को लेकर कंफ्यूज है कि ज्यादा पेंशन के लिए इस स्कीम को चुनना होगा और इसको इग्नोर करना होगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा सवाल लोगों के मन में इस बात को लेकर है कि आवेदन कैसे करें, क्या अपने एम्प्लॉयर के कांटेक्ट करना होगा, क्या आज आपके आवेदन करने के आसान तरीके भी इस वीडियो के अंदर बताएंगे, आवेदन कैसे कर सकेंगे। इसके अलावा इससे जुड़ी सवाल जो आपके मन में ऐसे बहुत सारे डाउट होंगे उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलने वाली है। अगर ईपीएफओ के सब्सक्राइबर के पास यानी कि 2 सदस्य है तो पहला ईपीएफ और दूसरा ईपीएस, जिनमें से पेंशन की रकम जमा होती है और कर्मचारियों की बेसिक और डीए से यानी कि हर महीने 12% रकम काटकर ईपीएफ में डाली जाती है। इतनी रकम नियोक्ता की ओर से जमा की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा समझना आपको बहुत ही जरूरी, क्योंकि एम्प्लॉयर पर जो कर पूरा कंट्रीब्यूशन होता है जो ईपीएफ खाते में नहीं जमा होता है, तो 12% में से 8.33% राशि ईपीएफ में जमा की जाती है, जबकि 3.7% राशि ईपीएस खाते में डाला जाता है। लेकिन हायर पेंशन चुनने पर नियोक्ता के कंट्रीब्यूशन में बदलाव होता है, तो जिसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। क्या आप ईपीएस 95 पेंशनर्स है? तो पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के हित में सरकार ने साल 1995 में एक नया कानून बनाया था, जिसके अनुसार इस कानून का उद्देश्य था कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले पेंशनर्स है उनको लाभ मिल सके। तो वैसे में यह कानून जब बना था तब ईपीएफओ ने कंट्रीब्यूशन के लिए मैक्सिमम सैलरी आपकी 6500 रुपए तय किया था, उसके बाद 15000 रुपए किया था, इसी से यानी कि अब 8.33% भाग पेंशन फंड में जाता है। इसी के बीच 2014 में जो बदलाव किया, जिसके बाद कंट्रीब्यूशन फंड में भी छूट आपको मिल जाती है। तो जो आपकी ईपीएस पेंशन की गणना के लिए जो लिमिट है वो अब कितनी बढ़ेगी, आपको कितनी लिमिट मिलेगी सैलरी की, तो इस हिसाब से अगर नौकरी के आखिरी 60 महीनों की औसत सैलरी 20,000 रुपए है तो फिर इस रकम में कुल 7 का यानी कि साल का गुणा करना होता है और फिर उसमें 70 से भाग कर दिया जाता है। इस प्रकार 10,000 रुपए महीने ईपीएफओ की पेंशन मिलने की संभावना रहती है। और अगर इसी यानी कि किसी 1 लाख रुपए की सैलरी है तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से 50,000 रुपए महीने के हिसाब से मिलेगी, जो कि 15,000 रुपए के फॉर्मूले के हिसाब से 42,500 रुपए अधिक है। और ईपीएफओ में 15,000 रुपए की बेसिक फॉर्मूला है जो आपका, उसी के अनुसार ही पेंशन की गणना की जाती है। 60 साल बाद आपको 7,500 रुपए आपकी पेंशन बनती है। अब जो पेंशन धारकों की मांग थी कि मिनिमम पेंशन सरकार 1000 रुपए की राशि बढ़ा करके 7,500 प्लस डीए लागू करे, इसको लेकर एनएससी की टीम के द्वारा भूख हड़ताल को लेकर सरकार को चेतावनी दी थी, जिसके बाद सरकार ने अब श्रम मंत्रालय को आदेश दिया है कि श्रम मंत्रालय ने पेंशनर्स को आश्वासन दिया कि उनकी पेंशन में बदलाव किया जाएगा। तो फिलहाल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी खबर आ रही है कि आपका जो मिनिमम पेंशन है 1000 रुपए का मिलता है, जिसमें बदलाव हो सकते हैं, जिसमें कि 7,500 प्लस ये पेंशन लागू हो सकती है, 5,000 रुपए की पेंशन है, 8,500 रुपए है, 9,000 रुपए को अलग अलग लेकर इस तरह की अपडेट आ रही है कि आपकी पेंशन लागू होने वाली है। अनुमान ऐसा किया जा रहा है कि जो इसी फरवरी महीने के अंदर अंदर ही आपकी पेंशन को लेकर सरकार नया ऐलान कर सकती है,
फिलहाल अगर प्रस्ताव को देखें तो आपका ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव लंबित है, जिसमें कि 15,000 रुपए की सेल लिमिट को खत्म करने को लेकर ईपीएफओ के पास सीलिंग का मामला फिलहाल लंबित है, जिसको लेकर सुनवाई होनी बाकी है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पेंशन को लेकर अपना फैसला सुनाता है, जैसे ही आपकी पेंशन की लिमिट बढ़ने से आपकी ईपीएस पेंशन जो 1,000 रुपए की मिलती है वो भी बढ़ेगी। तो इस तरह की आपके लिए ईपीएस पेंशन को लेकर अपडेट होने वाली है। अब जानते हैं कि आखिर ही जो ओपीएस को लेकर भी बड़ी अपडेट बताई जा रही है कि ओपीएस बहाल होगी, एनपीएस में संशोधन होगा। इससे जुड़ी बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है। तो पुरानी पेंशन को लेकर बात करें तो पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर कर्मचारी संगठनों का अल्टीमेट देश भर में अनिश्चितकाल हड़ताल तय। इस तरह की जानकारी मिली है कि पेंशन धारक एक बार फिर से अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने के लिए यानी कि प्लान बना रहे हैं। वैसे में सरकार का इसको लेकर क्या फैसला होने वाला है, कर्मचारी संगठन है जो कब हड़ताल करने वाले, आइए इससे जुड़ी भी महत्वपूर्ण जानकारी को जानते हैं। देश भर में केंद्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग लंबे समय से कर रहे हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। गैर बीजेपी शासित कई राज्य सरकारों ने अपने यहाँ पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। वही लंबे समय से संघर्ष कर रहे कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को ओपीएस लागू करने के लिए 6 सप्ताह का अल्टीमेट दे दिया है। इन संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो देश भर में अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू हो जाएगी और इस स्थिति में यानी कि संचालन और रक्षा क्षेत्र के उद्योग सहित तमाम सरकारी विभाग कामकाज बंद हो जाएंगे। तो इस तरह की यानी कि अनिश्चितकाल हड़ताल को लेकर सरकार को पेंशनर्स ने चेतावनी दी है। दिल्ली में हुई नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसी के पदाधिकारियों की बैठक में अहम निर्णय लिया गया है कि यह बैठक बुधवार 7 फरवरी को हुई थी और बैठक की अध्यक्षता में एनजेसी के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने की थी। बैठक में तय किया गया कि केंद्र सरकार को अनिश्चितकाल हड़ताल का नोटिस देने और स्ट्राइक की तिथि घोषित करने के लिए 2 दिन के भीतर एक कमेटी गठित होगी। और अनिश्चितकाल हड़ताल के लिए 2 बड़ी कर्मचारी संगठनों की सहमति मिली है, जिसमें कि आईडीएफ के महासचिव श्री कुमार के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और कर्मचारी और पेंशनर्स उनके रिश्तेदारों को मिलाकर के यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में यह संख्या जो कि उल्ट फेर करने के लिए बहुत ही निर्णायक साबित होने वाली है। देश के बड़े यानी कि कर्मचारी संगठन रेलवे और रक्षा सिविल ने अनिश्चितकाल हड़ताल के लिए अपनी सहमति दे दी है। स्ट्राइक बैलेट में रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने के लिए तैयार थे। इसके अलावा रक्षा विभाग सिविल के 4 लाख कर्मियों में से 97% कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में थे। 20 और 21 नवंबर को 400 डिफेंस यूनिट और 7,349 रेलवे स्टेशन मंडल एवं जोनल दफ्तर, 42 रेलवे वर्कशॉप और 7 रेलवे प्रोडक्शन यूनिट पर स्ट्राइक बैलेट के तहत वोट डाले गए थे। विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठन एवं राज्य की जो एसोसिएशन भी ओपीएस के मुद्दे पर एक साथ आ गई है। तो इस तरह की आपकी ओपीएस बहाली को लेकर कर्मचारियों के द्वारा अपडेट देखने को मिली है अल्टीमेट को लेकर। तो सरकार ने इसको लेकर क्या अपना फैसला सुनाया, तो सरकार कर चुकी है साफ। तो क्या सरकार ने फैसले को लेकर सफाई दी है, तो 11 दिसंबर 2023 को संसद में भी ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछा था। तब सरकार ने बताया कि उसके यानी पास ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का कोई अनुरोध पत्र मिलता यानी कि रहा है। साथ ही सरकार ने साफ कर दिया कि 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त किए गए केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का भारत सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। तब वो वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था कि 1 जनवरी 2004 को या उससे बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से बहाल करने का भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में जो आपको वर्तमान में पेंशन मिलती है उससे जुड़े मुद्दे को देखने के लिए और किसी आवश्यकता परिवर्तन के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है और ये कमेटी यानी कि जो आंकड़े प्रस्तुत करेगी रिव्यू करके एनपीएस का, उसके अनुसार आपकी जो मांग के अनुसार यानी कि एनपीएस में संशोधन हो सकता है। तो फिलहाल ओपीएस की बहाली को लेकर सरकार ने अपनी सफाई दे दी है कि सरकार ओपीएस फिर से बहाल नहीं करेगी, लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि सरकार ओपीएस बहाल करे और कर्मचारी और पेंशनर्स ने 6 यानी कि जो सप्ताह का सरकार को अल्टीमेट भी दिया है। तो इसके बीच में अब क्या फैसला बनता है, तो फिलहाल ये भी विचाराधीन फैसला है। तो इससे जुड़ी और भी ओपीएस से जुड़ी ईपीएस पेंशन से जुड़ी आप रोजाना नई ताजा अपडेट पाना चाहते हैं दिन भर की, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दे ताकि नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।